दोस्तों, आपने धुरंधर पार्ट 1 में हमजा का सफर देखा, रहमान डकैत की मौत देखी और ये भी जाना कि हमजा का असली नाम जसकीरत सिंह रंगी है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी, लेकिन अब उसका अगला मिशन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अब उसे सिर्फ दुश्मनों से लड़ना नहीं है, बल्कि पूरे लियारी पे राज करना है। उसे दुश्मनों के बीच रह के वही करना है जिसके बारे में शायद कभी कोई जान ना पाए। क्योंकि दोस्तों, देश सिर्फ बॉर्डर पे खड़े सैनिकों से नहीं चलता, देश उन गुमनाम सिपाहियों से भी चलता है जो अंधेरों में रह के दुश्मनों को खत्म करते हैं, जो बिना किसी शाबाशी, बिना किसी मेडल और बिना अपनी पहचान बताए अपना पूरा जीवन देश के लिए कुर्बान कर देते हैं। ऐसे सभी देशभक्तों को शत शत नमन। और अब ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की इस मास्टरपीस मूवी को। आज की मूवी है धुरंधर द रिवेंज। कहानी की शुरुआत होती है जसकीरत सिंह रंगी यानी कि जस्सी की बैक स्टोरी से। ये कहानी लगभग साल 2000 के आसपास की दिखाई जाती है। पंजाब के पठानकोट के पास एक छोटे से गांव में जस्सी अपने परिवार के साथ बेहद खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। उसके परिवार में उसके पिता, माँ और 2 बहनें होती है। गांव में सभी लोग उसे प्यार से जस्सी कहते थे। जस्सी का एक बहुत ही करीबी दोस्त होता है जिसका नाम पिंडा होता है। पिंडा बचपन से ही जस्सी के साथ बड़ा हुआ होता है। वह जस्सी की छोटी बहन से प्यार भी करता है। जस्सी के पिता इंडियन आर्मी में सूबेदार रह चुके होते हैं और कुछ समय पहले ही रिटायर भी हुए थे। अपने पिता की तरह ही जस्सी भी देश की सेवा करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, जस्सी की खुशहाल जिंदगी ज्यादा समय तक नहीं टिकती। जिस गांव में जस्सी रहता है वही एक बेहद खतरनाक एमएलए भी रहता है। वो सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक गैंगस्टर होता है। वो लोगों की जमीनें हड़प के उन्हें डरा के राज करता है। एक दिन उस एमएलए की नजर जस्सी के पिता के छोटे से खेत पे पड़ती है, लेकिन जब जस्सी के पिता अपनी जमीन देने से मना कर देते हैं तब वो गैंगस्टर अपना असली चेहरा दिखाता है। वो अपने गुंडों के साथ मिलकर जस्सी के पिता को बेरहमी से मार डालता है और उन्हें पेड़ से लटका देता है। इतना ही नहीं, उसके गुंडे जस्सी की दोनों बहनों के साथ बेहद घिनौना अत्याचार करते हैं। बड़ी बहन के साथ दुष्कर्म करके उसे मार दिया जाता है, जबकि छोटी बहन को जबरदस्ती उठा के अपने साथ ले जाया जाता है। अब किस्मत से उस समय जस्सी घर पे मौजूद नहीं होता, बल्कि रामगढ़ कैंटोनमेंट में आर्मी की ट्रेनिंग के लिए गया होता है। लेकिन जैसे ही वो घर वापस लौटता है, अपने परिवार की हालत देख के उसकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। उसी पर जस्सी फैसला करता है कि अब वो उन सभी लोगों से अपनी फैमिली का बदला लेके रहेगा। वो अपनी छोटी बहन को भी वापस लाएगा और उन दरिंदों को ऐसी मौत देगा जिसे देख के लोग कांप उठेंगे। इस मुश्किल समय में उसका दोस्त पिंडा उसका साथ देता है। असल में पिंडा का पिता एक बड़ा नशेड़ी होता है जो खुद नशा करने के साथ साथ गाँव में चरस, गांजा और अफीम जैसी चीजें भी बेचा करता था। यही उसका धंधा था और इसी से वो पैसा कमाता था। अब इन सभी नशीली चीजों की सप्लाई यूपी का एक गैंगस्टर पॉलिटिशियन आतिफ अहमद करता था। पिंडा उस नेटवर्क के बारे में सब कुछ जानता है, इसीलिए वो जस्सी को लेकर सीधा यूपी पहुंचता है और बहाने से आतिफ अहमद से AK-47 जैसे कई खतरनाक बंदूकें खरीद लेता है। इसके बाद जस्सी अपने गांव लौटता है, अपने दोस्त पिंडा को अलविदा कहता है, क्योंकि वो जानता है कि जो वो करने जा रहा है उसके बाद वो खुद भी नहीं बचेगा। और फिर शुरू होता है मौत का खेल। जस्सी सीधे उस एमएलए के घर घुस जाता है और एक एक करके पहले एमएलए और फिर उसके सभी गुंडों को खत्म कर देता है। हर गोली के साथ उसके अंदर का दर्द और गुस्सा बाहर निकल रहा होता है। आखिरकार वो अपनी छोटी बहन को वहां से छुड़ा के वापस ले आता है, लेकिन इतने लोगों की हत्या करने के कारण पुलिस जल्द ही जस्सी को गिरफ्तार कर लेती है। कोर्ट में केस चलता है और फैसला सुनाया जाता है कि इतने लोगों की हत्या के जुर्म में जसकीरत सिंह रंगी को फांसी की सजा दी जाती है। जैसे ही कोर्ट ये फैसला सुनाता है, जस्सी को जेल भेज दिया जाता है। जेल से ले जाने से पहले वो अपनी माँ, बहन और दोस्त पिंडा से आखिरी बार मिलता है। इसी दौरान वो पिंडा से कहता है कि वो उसकी छोटी बहन से शादी कर ले, क्योंकि वो जानता था कि पिंडा सच में उससे प्यार करता है। साथ ही वो अपनी माँ का भी ख्याल रखने के लिए कहता है। ये सुन के पिंडा भावुक हो जाता है और जस्सी से वादा करता है कि वो उसकी माँ और बहन दोनों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसके बाद जस्सी को पहले एक लोकल जेल में रखा जाता है और फिर कुछ समय बाद उसे चंडीगढ़ जेल ले जाया जाने लगता है। लेकिन रास्ते में अचानक उनकी जेल वैन पे हमला हो जाता है। कई हथियारबंद लोग ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, पुलिस वालों को मार गिराते हैं और जस्सी को वहां से उठा के अपने साथ ले जाते हैं। अब जस्सी को एक बेहद ही गुप्त जगह पे लाया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर
अजय सान्याल से। उनके साथ उनका भरोसेमंद ऑफिसर सुशांत बंसल भी मौजूद होता है, जिसे हमने धुरंधर पार्ट 1 में भी देखा था। अजय सान्याल जस्सी से कहते हैं कि वो उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। वो जानते हैं कि जस्सी बहादुर है, बेहद स्किल्ड है, और अगर हालात अलग होते तो वो आज इंडियन आर्मी का हिस्सा होता। अजय सान्याल कहते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद वही करता जो तुमने किया। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि जस्सी को फांसी की सजा मिल चुकी होती है और बहुत जल्द उसे मार दिया जाने वाला होता है। अजय सान्याल जस्सी के सामने एक ऑफर रखते हैं। वो कहते हैं कि वे उसे फांसी से बचा सकते हैं, लेकिन बदले में जस्सी को अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम करनी होगी। उसे वही करना होगा जो इंटेलिजेंस ब्यूरो उससे कहेगा। अजय सान्याल बताते हैं कि देश को ऐसे ही निडर और खतरनाक लोगों की जरूरत है। अगर जस्सी उसका साथ देता है तो उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी सरकार उठाएगी। हर महीने उसके परिवार के अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे ताकि उसकी माँ और बहन को कभी भी किसी चीज की कमी ना हो। अब दोस्तों, जस्सी के पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। एक तरफ मौत उसका इंतजार कर रही थी और दूसरी तरफ उसे अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने का मौका मिल रहा था। और आखिरकार जस्सी अजय सान्याल का ऑफर स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद किस्मत उसे एक आखिरी मौका दे रही है। इसके बाद जस्सी को एक बेहद ही सीक्रेट स्पेशल ट्रेनिंग एकेडमी में भेज दिया जाता है। इसके बाद अजय सान्याल जस्सी को उसकी नई पहचान देते हैं। अब जसकीरत सिंह रंगी नाम का इंसान खत्म हो चुका होता है और उसकी जगह जन्म लेता है हमजा अली मजारी। इसके बाद उसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पूरे नेटवर्क के बारे में समझाया जाता है। उसे बताया जाता है कि पाकिस्तान पहुंचने के बाद उसे किन लोगों से संपर्क करना है, कौन लोग उसकी मदद करेंगे और किन लोगों के खिलाफ उसे काम करना होगा। साथ ही जस्सी, जो अब पूरी तरह हमजा अली मजारी बन चुका होता है, उसे अफगानिस्तान का एक नकली पासपोर्ट दिया जाता है। फिर उसे प्लेन में बैठाकर सीधा अफगानिस्तान भेज दिया जाता है। वहां पहुंच के हमजा काबुल शहर में अपना पूरा हुलिया बदल लेता है और अपने सबसे खतरनाक मिशन के लिए तैयार हो जाता है। अब दोस्तों, अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर घुसना, वहां लियारी पहुंचना और धीरे धीरे गैंगस्टर के बीच अपनी पहचान बनाना, ये सारी चीजें हम धुरंधर पार्ट 1 में पहले ही देख चुके हैं। यहीं पे जसकीरत सिंह रंगी की बैक स्टोरी खत्म होती है और हमें पता चलता है कि ये पूरी कहानी खुद हमजा अपने भारतीय साथी आलम भाई को सुना रहा होता है। वही आलम भाई जो उसकी तरह ही एक इंडियन एजेंट है और जिसकी जूस की दुकान पे हमजा ने शुरुआत में काम किया था। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, ठीक वही जहाँ धुरंधर पार्ट 1 खत्म हुई थी। धुरंधर 1 के अंत में लियारी के खतरनाक गैंगस्टर रहमान डकैत की मौत हो गई थी और अब प्रेजेंट टाइम में रहमान डकैत के मरने की खबर पूरे इलाके में फैल चुकी होती है। यहाँ तक कि इंडिया में बैठे अजय सान्याल भी ये जान चुके होते हैं कि हमजा ने सफलतापूर्वक रहमान डकैत को खत्म कर दिया, यानी भारत का एक बहुत बड़ा दुश्मन मारा जा चुका था। लेकिन दूसरी तरफ लियारी शहर के अंदर मातम पसरा हुआ था। हम देखते हैं कि रहमान डकैत की बॉडी को दफनाया जा रहा होता है। वहां उसे श्रद्धांजलि देने के लिए उजैर बलोच, हमजा, रहमान की पत्नी, उसके बच्चे और आसपास के कई लोग मौजूद होते हैं। सभी लोग रहमान की मौत से बेहद दुखी दिखाई देते हैं। लेकिन इसी बीच लियारी शहर का दूसरा गैंगस्टर अरशद पप्पू इस मौके का फायदा उठा लेता है। रहमान डकैत की मौत के बाद वो पूरे लियारी पे अपना कब्जा जमा लेता है और खुद को वहाँ का सबसे बड़ा गैंगस्टर बना देता है। आगे हम ISI के अधिकारी मेजर इकबाल को देखते हैं। वहाँ उसके साथ SP चौधरी होता है। बातचीत से पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हैं, लेकिन मेजर इकबाल सीधे SP चौधरी से पूछता है कि आखिर उसने रहमान डकैत को क्यों मरवाया। असल में रहमान डकैत ISI के लिए हथियारों की सप्लाई करता था, इसीलिए उसकी मौत मेजर इकबाल के लिए एक बड़ा नुकसान था। जब मेजर इकबाल वजह पूछता है तब SP चौधरी उसे बताता है कि उसने ये सब बड़े साहब का बदला लेने के लिए किया। दोस्तों, बड़े साहब का नाम आपने धुरंधर पार्ट 1 में भी कई बार सुना होगा, खासकर मेजर इकबाल के मुंह से, लेकिन उस समय ये नहीं बताया गया था कि आखिर बड़े साहब कौन है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य भी होने वाला है। जब SP चौधरी ये बताता है कि उसने बड़े साहब का बदला लेने के लिए रहमान डकैत को मरवाया, तब मेजर इकबाल उससे पूछता है कि आखिर रहमान ने बड़े साहब का ऐसा क्या बिगाड़ा था। इस पे SP चौधरी बताता है कि बड़े साहब का एक भाई था जिसका नाम था नूरा। नूरा का रहमान डकैत के साले के साथ जमीन और प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा था। इसी विवाद के दौरान रहमान डकैत ने नूरा को गोली मार के खत्म कर दिया और उसी का बदला लेने के लिए SP चौधरी ने रहमान डकैत को मरवाया। ये सब सुनने के बाद मेजर इकबाल कुछ देर तक शांत रहता है और फिर वो SP चौधरी को एक चेतावनी देता है कि आगे से वो ऐसा कोई कदम ना उठाए
जिससे उसके काम या उसके नेटवर्क को जरा सा भी नुकसान पहुंचे। अब दोस्तों, जहां एक तरफ ये सारी बातें चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ रहमान डकैत की गैंग के अंदर गुस्से की आग भड़क चुकी थी। सबसे ज्यादा गुस्से में था उजैर बलोच, क्योंकि उजैर को रहमान डकैत की मौत ने अंदर से तोड़ दिया था। उजैर बलोच ये अच्छी तरह जानता था कि रहमान डकैत को एसपी चौधरी नहीं मरवाया है। इसी वजह से वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि वो एसपी चौधरी को जान से मार देगा। लेकिन यहीं पे हमजा अपना एक और खतरनाक खेल खेलता है। हमजा उजैर बलोच को समझाते हुए कहता है कि असल में एसपी चौधरी कभी भी सीधे रहमान भाई तक नहीं पहुंच सकता था, लेकिन फिर भी वो रहमान तक पहुंचा और उसने उसे मरवा दिया। इसका मतलब साफ है कि किसी ने रहमान डकैत की सारी जानकारी एसपी चौधरी को दी है, और ये मुखबिरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि अरशद पप्पू है, यानी लियारी का वो तीसरा गैंगस्टर जो इस समय रहमान डकैत की मौत के बाद पूरे इलाके का डॉन बना घूम रहा है। अब अपनी बात साबित करने के लिए हमजा वहाँ एक और आदमी को लेके आता है। वो आदमी असल में अरशद पप्पू की गैंग का सदस्य होता है और उजैर बलोच उसे पहचानता भी नहीं। वो आदमी भी उजैर के सामने यही कहता है कि अरशद पप्पू ने ही रहमान डकैत की सारी जानकारी एसपी चौधरी तक पहुंचाई थी। लेकिन दोस्तों, असली खेल यहाँ कुछ और ही था। असल में वो आदमी भी हमजा की तरह एक इंडियन एजेंट था जो काफी समय से अरशद पप्पू की गैंग में छिप के काम कर रहा था। अब वो हमजा के साथ मिलके उजैर बलोच का पूरा ब्रेन वॉश कर देता है और उसे यकीन दिला देता है कि रहमान डकैत की मौत के पीछे असली हाथ अरशद पप्पू का ही है। साथ ही हमजा उजैर से ये भी कहता है कि एसपी चौधरी बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान है। उसके साथ हमेशा भारी पुलिस फोर्स रहती है और हथियारबंद लोग भी। इसीलिए इस समय सीधे एसपी चौधरी को मारना आसान नहीं होगा, लेकिन हाँ, अरशद पप्पू से बदला जरूर लिया जा सकता है। इसके बाद हमजा सबसे पहले उजैर बलोच को रहमान डकैत की गैंग का नया लीडर बनाता है, और जैसे ही उजैर गैंग की कमान संभालता है, वैसे ही पूरी गैंग लेके वो सीधे अरशद पप्पू के अड्डों पे हमला कर देता है। पूरा लियारी शहर गोलियों और आग की लपटों से भर जाता है। उजैर और उसके आदमी न सिर्फ अरशद पप्पू के सभी ठिकानों में आग लगा देते हैं, बल्कि उसकी गैंग के कई लोगों को बेरहमी से मार भी डालते हैं। अब अरशद पप्पू पूरे लियारी में यह कत्लेआम देखता है और पूरी तरह डर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि बहुत जल्द उजैर बलोच और हमजा उस तक पहुंच जाएंगे और उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अपनी जान बचाने के लिए अरशद पप्पू तुरंत जमील जमाली को फोन करता है। वो उससे मदद मांगते हुए कहता है कि किसी भी तरह उसे उजैर बलोच से बचा लिया जाए। ये सुन के जमील जमाली उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे न सिर्फ लियारी बल्कि पूरे कराची से बाहर सुरक्षित निकाल सकता है। ये सुन के अरशद पप्पू उसकी बात मान जाता है और कुछ समय के लिए जमील जमाली की फैक्ट्री में छिपने चला जाता है। लेकिन दोस्तों, असलियत में कुछ और ही था। जमील जमाली पहले ही हमजा और उजैर बलोच के साथ मिला हुआ था, इसीलिए जैसे ही अरशद पप्पू फैक्ट्री में पहुंचता है, वहां पहले से ही उजैर बलोच, हमजा और उनकी पूरी गैंग मौजूद होती है। वे लोग अरशद पप्पू को पकड़ लेते हैं और पहले उसे पूरी तरह पीटते हैं और इसके बाद उसे एक कार में बांध के पूरे लियारी शहर में घसीटा जाता है, ताकि हर कोई देख सके कि रहमान डकैत के दुश्मन का क्या हाल होता है। और फिर आखिर में उजैर बलोच सबके सामने अरशद पप्पू को मार डालता है। इतना ही नहीं, वो उसके कटे हुए सिर के साथ फुटबॉल तक खेलता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हमजा अपना फायदा निकाल लेता है। वो इस पूरे इंसिडेंट का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और उसे पूरे पाकिस्तान में लीक कर देता है। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो जाती है और पूरे देश में लियारी के इस खूनी कांड की चर्चा शुरू हो जाती है। अब इस वीडियो की वजह से पाकिस्तान सरकार पे भारी दबाव बनने लगता है। लोग सवाल उठाने लगते हैं कि आखिर सरकार लियारी शहर में बढ़ते हुए अपराधों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है। इसी बढ़ते हुए दबाव की वजह से उस समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक बड़ी मीटिंग बुलाता है। इस मीटिंग में ISI के मेजर इकबाल, SP चौधरी और जमील जमाली को बुलाया जाता है। यहाँ प्रधानमंत्री सबसे पहले जमील जमाली से सवाल करता है कि वो लियारी का MP है, फिर भी उसके रहते हुए शहर में ये सब कैसे हो रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री आदेश देता है कि रहमान डकैत की राजनीतिक पार्टी को तुरंत बैन कर दिया जाए और उसके सभी लोगों को आतंकवादी घोषित कर दिया जाए, क्योंकि धुरंधर पार्ट 1 में हमने देखा था कि रहमान डकैत खुद भी राजनीति में उतर चुका था और उसकी पार्टी ने लियारी में भारी वोट भी हासिल किए थे। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। प्रधानमंत्री ये भी आदेश देता है कि इस समय रहमान डकैत की गैंग का नया लीडर यानी कि उजैर बलोच, उसे भी खत्म कर दिया जाए। ये सुनते ही जमील जमाली प्रधानमंत्री को रोकता है। वो कहता है कि उजैर को मारना बिल्कुल सही फैसला नहीं होगा, क्योंकि रहमान डकैत और उसकी गैंग का लियारी पे बहुत ज्यादा प्रभाव है, और जबकि रहमान पहले से ही मर चुका है। अगर उजैर को मार दिया गया तो पूरे शहर में दंगे भड़क सकते हैं।
इसीलिए जमील जमाली सलाह देता है कि उजैर बलोच को मारने की कोशिश के बजाय उसे जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि अगर उसे गिरफ्तार किया जाएगा तो लोग इतना ज्यादा हिंसक नहीं होंगे और फिर बाद में आराम से जेल के अंदर ही उसे मरवाया जा सकता है। जमील जमाली की ये बात मान ली जाती है। इसके बाद उजैर बलोच पे ATA यानी कि एंटी टेररिज्म एक्ट लगाया जाता है। आसान भाषा में कहें तो सरकार उसे एक आतंकवादी घोषित कर देती है ताकि उसे आसानी से गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सके। लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री मेजर इकबाल और SP चौधरी से ये भी पूछता है कि आखिर इस समय उसकी सरकार को बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि उजैर बलोच के इस खूनी कांड के बाद जनता सरकार से बेहद नाराज है और लगातार सवाल उठा रही है। अब दोस्तों, अपनी सरकार के ऊपर बढ़ते दबाव से बचने के लिए मेजर इकबाल और SP चौधरी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को एक बेहद खतरनाक प्लान बताते हैं। वे कहते हैं कि लोगों का ध्यान उजैर बलोच और लियारी के इस खूनी मामले से हटाने के लिए उन्हें कोई ऐसा बड़ा मामला खड़ा करना होगा जिसे देख के पूरी मीडिया उसी में उलझ जाए। इस प्लान के तहत SP चौधरी एक मेडिकल कॉलेज से 4 छात्रों को उठवा लेता है। इसके बाद उन चारों को गोली मार के खत्म कर दिया जाता है और पूरे पाकिस्तान में यह खबर फैला दी जाती है कि ये चारों छात्र असल में आतंकवादी थे जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे थे। अब जैसे ही ये खबर सामने आती है, पूरे देश का ध्यान उसी तरफ चला जाता है। हर न्यूज़ चैनल पे सिर्फ इसी घटना की चर्चा होने लगती है और उजैर बलोच वाला मामला धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है। इधर दूसरी तरफ लियारी में जैसे ही उजैर बलोच और हमजा को पता चलता है कि सरकार ने उजैर के ऊपर ATA यानी कि एंटी टेररिज्म एक्ट लगा दिया है, वैसे ही हमजा उसे तुरंत पाकिस्तान छोड़ने की सलाह देता है। लेकिन उजैर बलोच गुस्से में साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो कहीं नहीं जाएगा और पहले SP चौधरी को मार के रहमान भाई की मौत का बदला लेगा। तब हमजा उसे समझाता है कि अगर वो जिंदा रहेगा तो भविष्य में कभी भी बदला ले सकता है, लेकिन अगर सरकार ने उसे ATA एक्ट के तहत पकड़ लिया तो उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी और वो फिर कुछ भी नहीं कर पाएगा। हमजा की बात सुन के आखिरकार उजैर मान जाता है। इसके बाद हमजा उसके लिए एक नकली ईरानी पासपोर्ट बनवाता है और उसे कराची से सीधा दुबई भेजने का इंतजाम करता है। लेकिन यहाँ पे असली खेल कुछ और ही चल रहा होता है। असल में उजैर बलोच को फंसाने का आइडिया खुद जमील जमाली का था। इसीलिए जमील जमाली और हमजा दोनों मिलके एक बड़ा धोखा खेलते हैं। उजैर में दुबई पहुंचने से पहले ही वहां के अथॉरिटीज को खबर दे देते हैं कि उजैर बलोच पाकिस्तान का एक खतरनाक आतंकवादी है और दुबई में छिपने आ रहा है। यही वजह होती है कि जैसे ही उजैर बलोच दुबई एयरपोर्ट पे उतरता है, वैसे ही वहां उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया जाता है ताकि ATA एक्ट के तहत उसे जेल में डाला जा सके। अब लियारी में हमजा के रास्ते पूरी तरह साफ हो चुके होते हैं। रहमान डकैत और उजैर बलोच दोनों ही अब उसके रास्ते से हट चुके होते हैं। इसीलिए अब सीधे हमजा रहमान डकैत की पूरी गैंग का नया लीडर बन जाता है और पूरे नेटवर्क को अपने कंट्रोल में ले लेता है। दोस्तों, जैसा हमें धुरंधर पार्ट 1 में बताया गया था, जिसकी पकड़ लियारी पे, उसकी पकड़ कराची पे, और जिसकी पकड़ कराची पे, उसकी पकड़ पूरे पाकिस्तान पे। यही वजह थी कि लियारी का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनते ही हमजा पाकिस्तान के सबसे ताकतवर लोगों में शामिल हो जाता है। लेकिन इसके बाद हमजा अपने ससुर जमील जमाली और खनानी ब्रदर्स से मिलता है। यहाँ वो उन्हें समझाता है कि इस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है। चुनाव जीतने के बाद वही आदमी सबसे पहले उनके खिलाफ हो जाएगा। हमजा आगे बताता है कि पाकिस्तान की जनता भी पाकिस्तान के PM से खुश नहीं है, इसीलिए इस बार के चुनावों में उसकी हार लगभग तय है और विपक्ष की पार्टी जीतने वाली है। इसी वजह से वो जमील जमाली और खनानी ब्रदर्स को सलाह देता है कि अब उन्हें अपोजिशन पार्टी का साथ देना चाहिए। हमजा की बात दोनों मान लेते हैं। इसके बाद तीनों मिलकर विपक्षी पार्टी के नेता नवाब शफीक से हाथ मिला लेते हैं और एक नया राजनीतिक गठबंधन तैयार हो जाता है। इसके बाद चुनाव होते हैं और वही होता है जिसकी हमजा ने भविष्यवाणी की थी। इस बार पुरानी पार्टी चुनाव हार जाती है और नवाब शफीक की पार्टी सत्ता में आ जाती है। इस सारी घटनाओं के बाद कहानी हमें ISI के अधिकारी मेजर इकबाल की निजी जिंदगी की तरफ लेके जाती है। पहली बार हमें उसकी फैमिली और उसकी असली जिंदगी दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि मेजर इकबाल अपने घर में अपनी पत्नी, अपनी मानसिक रूप से बीमार बेटी और अपने बूढ़े पिता के साथ रहता है। उसका पिता चल भी नहीं सकता और व्हील चेयर पे रहता है। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि मेजर इकबाल का पिता कभी पाकिस्तान आर्मी में था और उसने 1971 की जंग भी लड़ी थी। लेकिन सबसे दुख की बात यह थी कि मेजर इकबाल का पिता उससे नफरत करता था।
उसका पिता हमेशा उसे ताने मारता रहता था कि मेजर इकबाल का कोई बेटा नहीं है, उसकी सिर्फ एक बेटी है जो मानसिक रूप से बीमार है। यही वजह है कि उसका पिता उसे कमजोर और नालायक समझता है। वो सिर्फ मेजर इकबाल को ही नहीं बल्कि उसकी पत्नी और बेटी को हमेशा अपमानित करता रहता है। यहाँ तक कि जब मेजर इकबाल की माँ जिंदा थी तब भी उसका पिता उन्हें बुरी तरह बेइज्जत करता था। उसका पिता खुद को बहुत बड़ा योद्धा समझता होता है। वो हमेशा यही जताता रहता है कि मानो 1971 की जंग पाकिस्तान ने सिर्फ उसकी वजह से ही लड़ी हो। लेकिन दूसरी तरफ मेजर इकबाल का स्वभाव बिल्कुल अलग होता है। वो बेहद शांत दिमाग का इंसान होता है, इसीलिए वो अपने पिता के कड़वी बातों को हमेशा चुपचाप सहन कर लेता है। दूसरी तरफ लियारी में अब हमजा की ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी होती है। वो ना सिर्फ पूरे लियारी का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन चुका होता है बल्कि उसकी पसंद की राजनीतिक पार्टी भी पाकिस्तान की सत्ता में आ चुकी होती है। यानी अब उसका प्रभाव पाकिस्तान के अपराध की दुनिया तक सीमित नहीं रहा बल्कि पाकिस्तान की राजनीति तक फैल चुका होता है। इसके बाद हमजा अपनी गैंग के साथ सीधे बलूचिस्तान पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात होती है शिरानी साहब से, जो बलूचिस्तान के बलोच राइवल्स का सबसे बड़ा नेता होता है। यहीं पे शिरानी हमजा को एक नया खिताब देते हैं, शेरे बलोच। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल वो सीन दोबारा देखने को मिलता है जो हमें धुरंधर पार्ट 1 में रहमान डकैत के साथ देखने को मिला था। यहाँ तक कि हमजा के लिए भी रहमान डकैत जैसा ही आइकॉनिक सॉन्ग बजता है। इस पूरे सीन से हमें साफ पता चलता है कि अब हमजा को पूरे बलूचिस्तान और वहाँ के बलोच रेबल्स का पूरा समर्थन हासिल हो चुका है। इसी के साथ मूवी में हमें ये भी दिखाया जाता है कि पाकिस्तान की सरकार और आईएसआई बलूचिस्तान के लोगों के साथ कितना गलत व्यवहार करती है। यहाँ तक कि जिन 4 मेडिकल स्टूडेंट्स को एसपी चौधरी ने आतंकवादी बता के मार दिया था, उनमें से कुछ लड़के बलूचिस्तान के ही थे और उनमें से एक लड़का तो बलोच रेबल्स के नेता शिरानी का ही पोता था। यही वजह थी कि बलोच रेबल्स और शिरानी के दिल में पाकिस्तान सरकार और आईएसआई के लिए बेहद नफरत भरी हुई थी। लेकिन यहाँ हमजा उनका पूरा साथ देता है। वो शिरानी से कहता है कि जिस तरह आज बलोच लोग उसके साथ खड़े हैं, ठीक उसी तरह वो भी हर हाल में उनके साथ खड़ा रहेगा। इन सब के साथ साथ मूवी में हमें हमजा की पर्सनल लाइफ भी देखने को मिलती है, जहाँ वो अपनी पत्नी येलिना के साथ बेहद खुश दिखाई देता है। कुछ समय बाद उन दोनों का बेटा भी होता है। इसके अलावा हमजा एक नया घर भी खरीदता है, जहाँ उसकी पूरी फैमिली काफी खुशी से रहने लगती है। लेकिन इसके बाद कहानी एक बार फिर खतरनाक मोड़ लेती है। मेजर इकबाल हमजा को मिलने के लिए बुलाता है और इसके बाद वो हमजा और खनानी ब्रदर्स को अपने साथ लेके बड़े साहब से मिलने जाने की बात करता है। बड़े साहब का नाम सुनते ही हमजा मेजर इकबाल से पूछता है कि आखिर बड़े साहब कौन है। इस पे मेजर इकबाल सिर्फ इतना कहता है कि आज वो खुद उससे मिलने जाएगा। इसके बाद वे लोग एक बेहद आलीशान बंगले में पहुंचते हैं और वहीं उनकी मुलाकात होती है बड़े साहब से। दोस्तों यहाँ फिल्म का सबसे बड़ा खुलासा होता है। हमें पता चलता है कि ये बड़े साहब कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान में छिपा बैठा दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी दाऊद इब्राहिम है। हालांकि अब दाऊद काफी बूढ़ा हो चुका होता है, उसकी मेडिकल कंडीशंस भी बहुत खराब होती हैं, लेकिन अपने बिस्तर पे पड़े पड़े भी वो पूरे पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड और कई बड़े नेटवर्क्स को कंट्रोल कर रहा होता है। यहाँ तक कि भारत में होने वाले कई बड़े आतंकवादी हमलों के पीछे भी उसी का हाथ होता है। मेजर इकबाल और खनानी ब्रदर्स भी असल में उसी के लिए ही काम कर रहे होते हैं। इसके बाद दाऊद इन सभी से बातचीत करता है। बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि आने वाले समय में यूपी के चुनाव को प्रभावित करने के लिए दाऊद इब्राहिम एक बहुत बड़ा प्लान बना चुका है। वो खनानी ब्रदर्स के जरिए भारत में भारी मात्रा में नकली नोट भेजने वाला है। उसका पूरा प्लान होता है कि 2 बड़े कंसाइनमेंट के जरिए फेक करेंसी भारत पहुंचाई जाए। पहले कंसाइनमेंट में लगभग 11,000 करोड़ और दूसरे में करीब 60,000 करोड़ भेजे जाने वाले होते हैं। इससे न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता बल्कि चुनावों को भी प्रभावित किया जा सकता था ताकि उनकी पसंद की राजनीतिक पार्टी जीत सके। लेकिन दोस्तों दाऊद का प्लान सिर्फ नकली नोटों तक सीमित नहीं होता। वो बड़े पैमाने पे भारत में चरस, गांजा और दूसरे नशे भी सप्लाई करना चाहता है, क्योंकि उससे एक तरफ उन्हें अरबों रुपए मिलते और दूसरी तरफ भारत की युवा पीढ़ी भी बर्बाद होती। अब दाऊद ये पूरा काम हमजा को सौंपता है। वो कहता है कि ड्रग्स और बाकी कंसाइनमेंट की पूरी डील अब हमजा खुद संभालेगा और इन्हें भारत तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। ये सब सुन के हमजा अंदर से पूरी तरह हिल जाता है, क्योंकि अब उसे साफ समझ आ चुका होता है कि ये लोग उसके देश के खिलाफ कितनी बड़ी साजिशें रच रहे हैं। हमजा दाऊद से साफ कहता है कि वो ड्रग्स की डीलिंग नहीं करता और न ही वो ऐसी चीजें भारत पहुंचाना चाहता है। लेकिन दाऊद उस पर दबाव बनाना शुरू कर देता है और आखिरकार
मजबूरी में हमजा को हाँ कहना पड़ता है, क्योंकि अगर वो इस समय मना कर देता तो शक पैदा हो सकता था और शायद उसे पूरे नेटवर्क से बाहर भी कर दिया जाता, जिसके बाद उसका असली मिशन अधूरा रह जाता। इसके बाद पाकिस्तान से भारत में ड्रग्स और बाकी अवैध सामान पहुंचाने के लिए कुछ बड़े डीलर्स बुलाए जाते हैं। यही लोग आगे भारत में इस पूरे नेटवर्क को संभालने वाले होते हैं। लेकिन जैसे ही ये डीलर्स हमजा, मेजर इकबाल और बाकी लोगों से मिलते हैं, तभी हमजा अचानक उनमें से एक चेहरे को देख के चौंक जाता है। वो चेहरा था पिंडा का, वही पिंडा जो उसका बचपन का सबसे करीबी दोस्त था और जिसने उसकी छोटी बहन से शादी भी की थी। हालांकि हमजा तुरंत पिंडा को पहचान लेता है, लेकिन पिंडा उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि अब जसकीरत सिंह रंगी पूरी तरह बदल चुका होता है और दुनिया के सामने सिर्फ हमजा अली मज़ारी मौजूद होता है। इसके बाद वे लोग अपनी पूरी डील फाइनल करते हैं और डील खत्म होने के बाद पंजाब से आए पिंडा और उसके साथी पार्टी की मांग करते हैं। वे लोग मेजर इकबाल से कहते हैं कि इतनी बड़ी डील के बाद उनकी खातिरदारी तो बनती है, लेकिन मेजर इकबाल ये कह के वहाँ से निकल जाता है कि उसे किसी ज़रूरी काम में जाना है। इसके बाद हमजा खुद उन सभी को पार्टी देने का फैसला करता है। हमजा सभी लोगों को अपने घर लेके आता है। वहाँ एक बड़ी पार्टी रखी जाती है जिसमें चौधरी असलम और बाकी कई लोग भी शामिल होते हैं। दोस्तों, पिंडा पहले से ही बहुत बड़ा नशेड़ी होता है। पार्टी के दौरान वो जरूरत से ज्यादा नशा कर लेता है और पूरी तरह बहकने लगता है। कुछ देर बाद पिंडा हमजा से कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन क्योंकि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता है, इसीलिए वो हमजा से कहता है कि वो खुद उसे वॉशरूम तक लेकर चले। और इसके बाद हमजा पिंडा को सहारा देते हुए वॉशरूम तक लेके चला जाता है। लेकिन जैसे ही दोनों अंदर पहुंचते हैं, तभी पिंडा अचानक हमजा की तरफ देख के कहता है कि वो जानता है कि वो हमजा अली मज़ारी नहीं बल्कि उसके बचपन का दोस्त जस्सी है। ये बात सुनते ही हमजा पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों बाद भी पिंडा उसे पहचान लेगा। इसके बाद हमजा उसे समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पिंडा उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। नशे में चूर पिंडा गुस्से में चिल्लाने लगता है कि वो अभी बाहर जाके सबको बता देगा कि हमजा असल में इंडिया का एक एजेंट है। ये सुन के हमजा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पिंडा बहुत ज्यादा नशे में होता है। उसे हमजा किसी इंसान की बजाय किसी शैतान की तरह दिखाई देने लगता है। इसी वजह से वो घबराकर इधर उधर हाथ पैर मारने लगता है और इसी अफरा तफरी में गलती से हमजा के हाथों पिंडा की जान चली जाती है। अब अगर बाहर लोगों को पता चल जाता कि हमजा ने पिंडा को मार दिया है तो वहाँ बहुत बड़ा बवाल हो सकता था। लेकिन तभी किस्मत से वहाँ आलम भाई पहुँच जाता है। आलम भाई जैसे ही पूरी बात समझता है, वो तुरंत हमजा को वहाँ से निकलने के लिए कहता है। वो हमजा से कहता है कि ये इल्ज़ाम वो खुद अपने सिर पे ले लेगा, क्योंकि अगर बाहर लोगों को पता चलेगा कि वो एक इंडियन एजेंट है तो वे लोग सिर्फ उसे मारेंगे, लेकिन हमजा का जिंदा रहना मिशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आलम भाई खुद अपने शरीर पे कई जख्म बना लेते हैं ताकि ऐसा लगे कि उसकी और पिंडा की लड़ाई हुई थी। फिर वो हमजा को वहाँ से बाहर भेज देता है। कुछ देर बाद पिंडा के साथी भी वॉशरूम में पहुँच जाते हैं। वहाँ वे लोग पिंडा की लाश और घायल आलम भाई को देखते हैं, जिसके बाद वे तुरंत समझ जाते हैं कि आलम भाई ही पिंडा का कातिल है। इसके बाद पिंडा के साथी एसपी चौधरी और उसके ऑफिसर्स मिलकर आलम भाई को पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये बात अब सामने आ चुकी होती है कि वो एक इंडियन एजेंट है। वे लोग आलम भाई को बेरहमी से मारते हैं ताकि वो सब कुछ बता दे, लेकिन तभी हमजा शराब पी के वहाँ पहुँचता है और फिर सबके सामने वो अपनी बंदूक से आलम भाई को गोली मार देता है। ये देख के एसपी चौधरी के ऑफिसर्स हैरान रह जाते हैं। वे हमजा से पूछते हैं कि आखिर उसने एक इंडियन एजेंट को क्यों मार दिया। तब नशे में हमजा जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि कोई उसके घर में घुस के उसके मेहमानों को मारे और वो ये सब चुपचाप देखता रहे, ये उसे बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, असली वजह कुछ और थी। असल में हमजा अच्छी तरह जानता था कि अगर आलम भाई को जिंदा पकड़ लिया गया तो आईएसआई और पुलिस वाले उसे बुरी तरह टॉर्चर करेंगे और उसे बेहद खतरनाक मौत देंगे। इसी वजह से हमजा ने उसे गोली मार के एक आसान मौत दे दी। लेकिन हमजा के इस व्यवहार से एसपी चौधरी को उस पर शक होने लगता है। बाहर आकर वो अपने ऑफिसर से कहता है कि हमजा ने आलम भाई को मारने के लिए जो वजह दी वो बिल्कुल भी सही नहीं लगती। साथ ही अब ये बात भी सामने आ चुकी होती है कि आलम भाई एक इंडियन एजेंट था और हमजा कभी उसकी दुकान पे काम भी किया करता था। यही वजह होती है कि एसपी को हमजा पे अब पूरा शक होने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद हमजा भी एक इंडियन एजेंट है, इसीलिए वो उसके खिलाफ गुप्त जांच शुरू करवा देता है। लेकिन दोस्तों, ये सारी बातें हमजा की पत्नी येलिना भी सुन लेती है, जिसके बाद उसके मन में अपने पति को लेके शक पैदा हो जाता है।
इसी वजह से वो अपने कमरे में जाके हमजा का बैग चेक करती है। वहीं उसे एक डायरी मिलती है। उस डायरी में हमजा ने उन सभी लोगों के नाम लिखे होते हैं जिन्हें वो या तो मार चुका है या फिर भविष्य में मारने वाला है। ये सब देख के येलिना समझ जाती है कि हमजा सच में एक इंडियन एजेंट है। इसके बाद जैसे ही हमजा घर लौटता है, येलिना उससे सवाल करती है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया। तब पहली बार हमजा उसे पूरी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि हाँ, ये सच है कि वो एक इंडियन एजेंट है, लेकिन उसने यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा है जो आतंकवादी थे और जिन्होंने भारत में कई मासूम लोगों की जान ली थी। वो येलिना को समझाता है कि ऐसे लोग सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी खतरा है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में बहुत सारे अपराध किए हैं। हमजा की बात सुनने के बाद येलिना उसका साथ देने का फैसला करती है, लेकिन दूसरी तरफ हमजा को ये समझ आ चुका होता है कि एसपी चौधरी को उस पर शक हो चुका है और अगर आने वाले समय में उसने सच जान लिया तो पूरा मिशन बर्बाद हो सकता है। इसीलिए अब हमजा फैसला करता है कि उसे जल्द से जल्द एसपी चौधरी को रास्ते से हटाना होगा। इसी बीच खबर आती है कि दुबई में पूछताछ के बाद उजैर बलोच को वापस पाकिस्तान लाया जा रहा है। वहां पहुंचने के बाद उसे सीधा जेल भेज दिया जाएगा और इस पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी एसपी चौधरी को दी जाती है। उसे एयरपोर्ट से उजैर बलोच को लेके जेल तक पहुंचाना होता है। अब हमजा इसी मौके का फायदा उठाने का प्लान बनाता है। वो सीधे बलोच रेबल्स के नेता शिरानी के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि अब समय आ गया है कि वे लोग मिलकर एसपी चौधरी का अंत कर दे। हमजा शिरानी को याद दिलाता है कि एसपी चौधरी ने पहले रहमान डकैत को मारा, फिर उनके पोते को आतंकवादी बता के मरवा दिया और अब वो उजैर बलोच को भी खत्म करने वाला है। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि एसपी चौधरी अब तक न जाने कितने बलोच लोगों को मार चुका है और आगे भी बहुत सारे लोगों को मारेगा, इसीलिए अब सभी को मिलकर उसे रास्ते से हटाना ही होगा। इसके बाद हमजा, शिरानी और बलोच रेबल्स मिलकर एसपी चौधरी को खत्म करने का पूरा प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमजा का प्लान इतना जबरदस्त और सटीक होता है कि एसपी चौधरी चाह के भी खुद को बचा नहीं पाता। असल में एसपी चौधरी को यह खबर मिल चुकी होती है कि हमजा इस समय बलोच रेबल्स के नेता शिरानी से मिलने गया है और इसी वजह से उसे शक हो जाता है कि शायद उसके खिलाफ कोई बड़ा प्लान बनाया जा रहा है। इसीलिए वो पूरी सिक्योरिटी के साथ निकलता है। लेकिन दूसरी तरफ हमजा पहले से ही पूरी तैयारी कर चुका होता है। जैसे ही एसपी चौधरी अपनी कार में निकलता है, वैसे ही उसके पीछे एक दूसरी कार लग जाती है। उस कार के अंदर भारी मात्रा में आरडीएक्स और खतरनाक बॉम्ब रखे होते हैं और फिर अचानक वो कार तेज रफ्तार से आके सीधे एसपी चौधरी की गाड़ी से टकरा जाती है और अगले ही पल एक भयानक धमाका होता है और उसी ब्लास्ट में एसपी चौधरी की मौत हो जाती है। इधर दूसरी तरफ उजैर बलोच को एयरपोर्ट से सुरक्षित निकाल के सीधा जेल पहुंचा दिया जाता है। बाद में कोर्ट उसे 12 साल की सजा सुनाती है। कुछ समय बाद हमजा जेल में उजैर से मिलने जाता है। वहाँ वो उजैर से कहता है कि वो उसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक वो जेल में है तब तक वो उसे किसी भी चीज की कमी होने नहीं देगा। हमजा उसे भरोसा दिलाता है कि जेल में उसे एसी, टीवी, अच्छा खाना और हर तरह की सुविधा मिलेगी। इसके बाद कहानी एक और अहम मोड़ लेती है। हमजा दुबई जाता है जहां उसकी एक बेहद गुप्त मीटिंग होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो मीटिंग किसी और के साथ नहीं बल्कि अजय सान्याल और सुशांत बंसल के साथ हो रही होती है। हमजा पाकिस्तान से जुड़ी सारी खुफिया जानकारी उन्हें दे देता है। वो बताता है कि पाकिस्तान के कई बड़े लोग मिलके भारत में भारी मात्रा में नकली नोट भेज रहे हैं। उनमें से 11,000 करोड़ के नकली नोट पहले ही नेपाल के रास्ते भारत में पहुंच चुके हैं, जबकि 60,000 करोड़ रुपए अभी भी भारत में आने बाकी है। इस पूरे नेटवर्क को यूपी का गैंगस्टर पॉलिटिशियन आतिफ अहमद संभाल रहा है। ये जानकारी मिलते ही अजय सान्याल तुरंत भारत लौटते हैं और बाकी नकली नोटों को भारत में आने से रोकने की कोशिश शुरू कर देते हैं। लेकिन मुश्किल ये होती है कि उन पैसों के छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग रास्तों से भारत लाया जा रहा होता है, जिसकी वजह से उन्हें ट्रैक करना बेहद ही मुश्किल होता है। तभी अजय सान्याल एक बड़ा प्लान बनाते हैं। वो भारत के होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर फैसला लेते हैं कि पूरे देश की करेंसी को ही बदल दी जाए, यानी कि डिमोनेटाइजेशन, और फिर पूरे देश की नोटबंदी लागू कर दी जाती है। इसके बाद पाकिस्तान द्वारा भेजे गए 11,000 करोड़ और आने वाले 60,000 करोड़ दोनों ही बेकार कागज बन के रह जाते हैं। इस तरह पाकिस्तान और आईएसआई भारत में जिन पैसों का इस्तेमाल आतंकवादी हमलों, बम धमाकों और पूरे गैर कानूनी कामों के लिए करना चाहते थे, वो पूरा प्लान बर्बाद हो जाता है। हालांकि इससे पाकिस्तान के कई लोगों को नुकसान होता है, लेकिन सबसे बड़ा झटका लगता है खनानी ब्रदर्स को।
क्योंकि उसने दाऊद इब्राहिम के कहने पे अपनी पूरी पूंजी लगा के नकली नोट छपवाए थे और अब वे सारे नोट उनके सामने सिर्फ कागज के टुकड़े बन चुके थे। परेशान होकर खनानी मदद मांगने के लिए मेजर इकबाल के पास जाता है, लेकिन मेजर इकबाल उसकी कोई मदद नहीं करता। इसके बाद खनानी हमजा को फोन करता है। हमजा उससे मिलने आता है और कहता है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन फिर वो खनानी को अपने साथ छत पे लेके जाता है और अगले ही पल वो उसे छत से नीचे धक्का दे देता है। इसी के साथ हमजा भारत के एक और दुश्मन का अंत कर देता है। इधर हमजा भारत को ये खुफिया जानकारी भी देता है कि जब तक यूपी का गैंगस्टर पॉलिटिशियन आतिफ अहमद जिंदा रहेगा तब तक भारत में ये सारे गैर कानूनी नेटवर्क चलते रहेंगे। ये जानकारी मिलते ही अजय सान्याल आतिफ अहमद को खत्म करवाने का प्लान बनाते हैं और फिर कुछ गनमैन द्वारा आतिफ अहमद को मार दिया जाता है। इसके बाद अजय सान्याल हमजा को पूरी छूट दे देते हैं। वो हमजा से कहते हैं कि अब वो अपने तरीके से काम कर सकता है और भारत के दुश्मनों को जैसे चाहे वैसे खत्म कर सकता है। और फिर इसके बाद हमजा बिल्कुल यही करता है, क्योंकि वो पाकिस्तान का एक बेहद ताकतवर गैंगस्टर बन चुका होता है। उसके पास पैसा, पावर और राजनीतिक पहुंच सब कुछ होता है। इसी ताकत का इस्तेमाल करके वो एक एक करके उन सभी आतंकवादियों को मारना शुरू कर देता है जिन्होंने कभी न कभी भारत को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। एसपी चौधरी की स्पेशल टास्क फोर्स में एक ऐसा ऑफिसर भी होता है जिसने शुरू में ही हमजा पे शक किया था, लेकिन अब एसपी चौधरी की मौत के बाद उसका शक और भी गहरा हो जाता है। इसीलिए वो सच्चाई जानने के लिए सीधा हमजा के घर पहुंचता है और उस समय घर पे हमजा मौजूद नहीं होता। इसका फायदा उठा के वो ऑफिसर पहले घर के गार्ड्स को बंदी बना लेता है। इसके बाद वो येलिना को धमकाने लगता है। वो कहता है कि अगर उसने हमजा के बारे में सच नहीं बताया तो वो उसके बेटे को जान से मार देगा। अपने बेटे की जान खतरे में देख के येलिना डर जाती है और आखिरकार वो उस ऑफिसर को हमजा के बारे में पूरी सच्चाई बता देती है। और जब वो ऑफिसर येलिना से सीधा पूछता है कि क्या हमजा सच में एक इंडियन स्पाई है, तब येलिना मजबूरी में हाँ कह देती है। वो बता देती है कि ये बात सच है और हमजा असल में भारत का एजेंट है। बस फिर क्या था, ये सच्चाई सामने आते ही वो ऑफिसर तुरंत हमजा के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवा देता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वो तुरंत आईएसआई के मेजर इकबाल को भी सारी जानकारी दे देता है। वो मेजर इकबाल से कहता है कि पाकिस्तान में अब तक जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हैं उनके पीछे असल में हमजा का ही हाथ है। ये बात सुनते ही मेजर इकबाल गुस्से में आग बबूला हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे करके हमजा ने उनका पूरा भरोसा जीत लिया था। मेजर इकबाल उसे अपना सबसे भरोसेमंद आदमी मानने लगा था, लेकिन आज जब उससे सच्चाई पता चलती है तो वो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और उसका गुस्सा खतरनाक रूप ले लेता है। गुस्से में जब वो अपने घर पहुंचता है तो हमेशा की तरह उसका पिता उसे ताने मारने लगता है। वो उसे अपमानित करता है, उसकी बेटी और पत्नी को लेकर उससे उल्टी सीधी बातें करता है। लेकिन इस बार मेजर इकबाल खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता। वो अचानक अपने पिता को पानी में डुबो के मार डालता है। मरने के पहले वो अपने पिता से कहता है कि वो उसकी झूठी वीरता की कहानी का सच जान चुका है। वो जानता है कि उसका पिता कोई बहादुर सैनिक नहीं था, बल्कि 1971 की जंग में उसने डर के भारत के सामने घुटने टेक दिए थे और पाकिस्तान की मुखबिरी करके अपने ही कई सैनिकों के मौत का कारण बना था। ये सब कहने के बाद मेजर इकबाल अपने पिता को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसके बाद वो कसम खाता है कि वो हमजा को किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो हमजा को हथियारों की एक बहुत बड़ी डील का कॉन्ट्रैक्ट देता है और उसे एक मस्जिद में मिलने बुलाता है। जब हमजा वहाँ हथियारों की सप्लाई लेके पहुँचता है तब मेजर इकबाल उसे अपने पास अकेले बिठाता है। वहीं दूसरी तरफ सारे हथियारों के बॉक्स बिल्डिंग के अंडरग्राउंड में पहुँचा दिए जाते हैं, जहाँ पहले से ही कई आतंकवादी मौजूद होते हैं। ये वही आतंकवादी होते हैं जिन्हें आने वाले समय में भारत पे बड़े हमले करने थे। लेकिन तभी अचानक मेजर इकबाल हमजा की पीठ में चाकू घोंप देता है और लगातार कई बार उस पर वार करते हुए कहता है कि अब वो सच्चाई जान चुका है कि हमजा एक इंडियन एजेंट है और अब वो उससे उन सभी चीज़ों का बदला लेगा जो उसने पाकिस्तान के साथ किया है। यही पहली नज़र में ऐसा लगता है कि शायद अब हमजा बच नहीं पाएगा, लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा फ्लैशबैक आता है। हमें पता चलता है कि हमजा पहले से ही इस धोखे के लिए तैयार था और असल में यहाँ आने से पहले वो बलोच रेबल्स के नेता शिरानी से मिला था। हमजा शिरानी से कहता है कि अब बहुत हो चुका, अब और बलोच नहीं मरेंगे। वो कहता है कि अब समय आ गया है कि बलोच रेबल्स एक साथ मिलके आईएसआई और उसके आतंकवादियों का हमेशा के लिए सफाया कर दे। इसी प्लान के तहत हमजा ने शिरानी और उसके लड़कों को सैनिकों की वर्दी पहना के मस्जिद के बाहर तैनात किया था,
ताकि किसी को उन पे शक ना हो। साथ ही हमजा ने हथियारों के हर बॉक्स के अंदर टाइम बम फिट कर दिए थे और उन बमों का कंट्रोल उसने अपने एक भरोसेमंद साथी को दिया था। इसीलिए जैसे ही सही समय आता है, मस्जिद के बाहर खड़ा उसका साथी बटन दबा देता है और अगले ही पल पूरी बिल्डिंग भयानक धमाकों से हिल उठती है। पूरा अंडरग्राउंड उड़ जाता है और अंदर मौजूद कई आतंकवादी वहीं मारे जाते हैं। हालांकि इस ब्लास्ट से हमजा, मेजर इकबाल और उसके 2 खास आदमी बच जाते हैं। इसके बाद वहां जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। हमजा पहले मेजर इकबाल के दोनों साथियों को मार गिराता है, फिर उसकी आमने सामने की लड़ाई मेजर इकबाल से शुरू होती है। उधर बाहर शिरानी अपने बलोच रेबल्स के साथ आईएसआई ऑफिसर्स और आतंकवादियों पे हमला कर देता है। चारों तरफ गोलियां चलने लगती है और धीरे धीरे बलोच रेबल्स दुश्मनों को खत्म करने लगते हैं। इधर हमजा और मेजर इकबाल की लड़ाई भी बेहद खतरनाक हो जाती है। शुरुआत में मेजर इकबाल हमजा पे भारी पड़ता है, लेकिन बाद में हमजा उसके दोनों पैरों को बुरी तरह घायल कर देता है और इसके बाद लड़ते लड़ते दोनों रेलवे स्टेशन के पास पहुंचते हैं। वहीं पास में केरोसिन ऑयल से भरी एक ट्रेन खड़ी होती है। तभी हमजा मेजर इकबाल को जंजीर से बांध देता है और उसे घसीटते हुए ट्रेन के ऊपर ले जाता है। फिर वो कंटेनर का ढक्कन खोलता है और मेजर इकबाल को सीधे उसके अंदर फेंक देता है। इसके बाद हमजा कंटेनर से दूर हटता है और अपना लाइटर निकालता है और केरोसिन में आग लगा देता है। अगले ही पल पूरा कंटेनर भीषण धमाके के साथ उड़ जाता है और उसी के साथ मेजर इकबाल का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि एसपी चौधरी की स्पेशल टास्क फोर्स पहले से ही हमजा के खिलाफ वारंट जारी कर चुकी होती है। अब वे लोग पूरी तरह जान चुके होते हैं कि हमजा एक इंडियन एजेंट है। इसीलिए ब्लास्ट और लड़ाई के कुछ समय बाद वे सीधे हमजा तक पहुंच जाते हैं और आखिरकार उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हमजा को पकड़ के वो बेरहमी से टॉर्चर करने लगते हैं। उसे पूरी तरह पीटा जाता है ताकि वो बता दे कि उसने अब तक भारत को कौन कौन से खुफिया जानकारियां दी हैं। लेकिन दोस्तों, हमजा के पकड़े जाने की खबर ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहती। जल्द ही ये सूचना भारत में अजय सान्याल तक पहुंच जाती है। जैसे ही अजय सान्याल को पता चलता है कि उनका सबसे कीमती एजेंट हमजा अली मजारी पाकिस्तान में पकड़ा जा चुका है, वैसे ही वो तुरंत आईएसआई चीफ को फोन करते हैं। उस समय आईएसआई का डायरेक्टर खुद हमजा के सामने मौजूद होता है और उसका टॉर्चर देख रहा होता है। हमें पता चलता है कि उस आईएसआई चीफ का नाम शमशाद हुसैन है। फोन उठाते ही शमशाद हसन अजय सान्याल को बताता है कि उनका आदमी पकड़ा जा चुका है, लेकिन इसके जवाब में अजय सान्याल बेहद शांत तरीके से उसे चेतावनी देते हैं कि अगर उन्होंने हमजा को तुरंत नहीं छोड़ा तो वो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा राज लीक कर देंगे। असल में दोस्तों, कुछ महीने पहले शमशाद हसन ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी बेहद गुप्त जानकारी लंदन में इजरायली एजेंट को बेच दी थी। उसने भारी रकम के बदले पाकिस्तान के कई सीक्रेट्स इजराइल को सौंप दिए थे, लेकिन इजराइल ने बाद में यही जानकारी भारत के साथ शेयर कर दी थी। यहाँ तक कि उन्होंने सारे सबूत, फोटो और वीडियो भी भारत को दे दिए थे। अब अजय सान्याल वही सबूत शमशाद हसन को भेजते हैं। जैसे ही शमशाद उन फोटो और वीडियोस को देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि अगर ये सच पाकिस्तान में बाहर आ गया तो सिर्फ वही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार भी जिंदा नहीं बचेगा। इसी डर की वजह से आखिरकार शमशाद हसन अजय सान्याल की बात मान लेता है और वो हमजा को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो एक शर्त रखता है। वो कहता है कि पूरे पाकिस्तान को पता चल चुका है कि उन्होंने एक इंडियन एजेंट को पकड़ा है, इसीलिए किसी न किसी को तो भारत का जासूस साबित करना ही पड़ेगा। यानी हमजा के इल्जाम किसी और के सिर पे डालना जरूरी होता है। तभी हमजा खुद एक नाम सुझाता है, उज़ैर बलोच। वो कहता है कि उज़ैर को इंडियन स्पाई घोषित कर दिया जाए और सारे आरोप उसी पे डाल दिए जाए। इसके बाद आईएसआई हमजा को छोड़ देती है और उसे सुरक्षित भारत की सीमा तक पहुंचा दिया जाता है। दूसरी तरफ उज़ैर बलोच को जेल से निकाल के आधिकारिक तौर पे भारतीय जासूस घोषित कर दिया जाता है और हमजा के सारे अपराध उसी के सिर मढ़ दिए जाते हैं। अब जैसे ही हमजा भारत की सीमा के पास पहुंचता है, वहां उसे लेने के लिए एक गाड़ी आती है, लेकिन गाड़ी में बैठते ही हमजा नोटिस करता है कि उसके बगल में पहले से ही कोई बैठा हुआ है। दोस्तों, वो इंसान कोई और नहीं बल्कि जमील जमाली होता है। यहीं पे फिल्म एक बड़ा खुलासा करती है। हमें पता चलता है कि पाकिस्तान का मशहूर नेता जमील जमाली असल में पाकिस्तान का नहीं था, बल्कि वो खुद भारत का एजेंट था। वो पिछले 45 सालों से पाकिस्तान में रह के भारत के लिए जासूसी कर रहा था। यहाँ तक कि हमजा के पकड़े जाने की खबर भी उसी ने अजय सान्याल तक पहुँचाई थी। इसके बाद जमील जमाली हमजा को सुरक्षित भारत के लिए उसे एक प्राइवेट प्लेन में बिठा देता है।
उस प्लेन के जरिए हमजा सीधे अजय सान्याल तक पहुंचता है। जब दोनों की मुलाकात होती है तब अजय सान्याल हमजा से कहते हैं कि उसने मिशन धुरंधर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, लेकिन अब एक नया मिशन उसका इंतजार कर रहा है। अजय सान्याल कहते हैं कि अगली सुबह उसे उसके अगले मिशन की पूरी जानकारी दी जाएगी, फिलहाल वो आराम कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अगली सुबह जब अजय सान्याल और सुशांत बंसल हमजा को देखने जाते हैं तब वे देख के चौंक जाते हैं कि हमजा वहां से गायब हो चुका है। वो बिना किसी को बताए वहां से निकल गया होता है। और फिर हम अगले सीन में जस्सी यानी कि जसकीरत सिंह रंगी को देखते हैं। वो अपना भेष बदल के एक ट्रेन में बैठता है और सीधे अपने गांव पठानकोट पहुंच जाता है। वो चुपचाप अपने घर के बाहर खड़ा होकर अपने फैमिली को देखता है। वहाँ उसकी माँ, उसकी बहन और बहन के 2 छोटे बच्चे मौजूद होते हैं। जस्सी दूर खड़ा होकर बस उन्हें देखता रहता है, लेकिन तभी वो अपने कदम रोक लेता है। वो अपनी फैमिली के पास नहीं जाता क्योंकि वो समझ चुका होता है कि उसकी पुरानी जिंदगी अब बहुत पीछे छूट चुकी है। अब उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ देश के नाम है। ये सोच के वो बिना किसी से मिले वहाँ से वापस मुड़ जाता है। और इसी बेहद इमोशनल सीन के साथ धुरंधर 2 की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपने एक ऐसी कहानी देखी जहाँ एक इंसान ने अपने देश के लिए सब कुछ खो दिया, अपना नाम, अपना पहचान, अपना परिवार, अपना प्यार और आखिर में अपनी पूरी जिंदगी भी। जस्सी चाहता तो एक आम इंसान की तरह अपने परिवार के साथ खुश रह सकता था, लेकिन उसने वो रास्ता चुना जहां हर दिन मौत थी, हर पल धोखा था और हर मिशन के साथ बस एक नई लड़ाई उसका इंतजार कर रही थी। सबसे दुख की बात तो ये है दोस्तों कि ऐसे लोगों की कहानियां कभी अखबारों में नहीं छपती, ना इन्हें कोई मेडल्स मिलता है, ना कोई पहचान। दुनिया बस चैन की नींद सोती रहती है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई हमजा, कोई जस्सी अपनी पूरी जिंदगी अंधेरों में रह के देश की रक्षा कर रहा होता है। और शायद यही एक सच्चे देशभक्त की सबसे बड़ी कुर्बानी भी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसे ही बेहतरीन कहानियां मैं आप सभी तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, मिलेंगे ऐसे ही किसी और नए फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।